बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 1। ठीक है ना। टुडे वी विल स्टार्ट पेपर 1 जिसका नाम है फंक्शनल एनालिसिस। ठीक, फंक्शनल एनालिसिस। और ये आपका एमएससी थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर है एंड दिस इज़ द कंपलसरी पेपर है ना, एमएससी थर्ड सेमेस्टर का। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग ये पहला पेपर शुरू करेंगे और उम्मीद है कि तुम लोगों के पेपर आने तक हम ये पेपर भी कंप्लीट कर पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा भी रखा है कि आप लोग अपनी ओर से भी कुछ पढ़ते रहिए, पूरी तरह से टीचर्स के ऊपर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि वो जितना पढ़ा पाएंगे आपको उतना पढ़ा देंगे, लेकिन जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो आप लोगों को ही करना है। इसलिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए और अपने समय का सही उपयोग करते हुए जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लीजिए, और जो अभी तक नहीं हुआ है शुरू उसको खुद से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। अगर आप अपने खुद से 3 से 4 यूनिट भी पढ़ लेते हैं उसकी, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ठीक है, चलिए। तो हमें आज शुरू करना है इस पेपर में नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ये हमारा पहला टॉपिक है आज और पहली क्लास भी है। तो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है, उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लीनियर स्पेस क्या होता है। ठीक है ना। पहले लीनियर स्पेस समझेंगे, फिर उसके बाद में नॉर्म्ड लीनियर स्पेस समझेंगे। वास्तव में बच्चों, लीनियर स्पेस कह लीजिए या वेक्टर स्पेस कह लीजिए, एक ही बात है ना। वेक्टर स्पेस आप लोगों ने ये पढ़ चुका है बीएससी फाइनल में कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। फिर भी शॉर्ट में मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि हमारे पास में एक सेट होता है ना। एक सेट है, हमारे पास एक सेट है V, जिसको कि हम लोग क्या कह रहे हैं, इट्स अ सेट ऑफ वेक्टर्स। सेट ऑफ वेक्टर्स, इसके एलिमेंट्स को हम लोग वेक्टर्स कह रहे हैं। और एक है हमारे पास में फील्ड। दिस इज व्हाट, दिस इज फील्ड। ये फील्ड जो है वो रियल भी हो सकती है और ये फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी हो सकती है। रियल फील्ड का मतलब है इट्स अ सेट ऑफ रियल नंबर और मे बी इट इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये दो सेट हो गए। देन VF है ना, देन VF ये सिंबल है लिखने का। देन VF इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस कह लीजिए बच्चों, या लीनियर स्पेस कह लीजिए। और लीनियर स्पेस ओवर F या फिर C। इफ नंबर 1, देखिए पहली शर्त क्या है। नंबर वन V प्लस इज अबेलियन ग्रुप। इसका मतलब यह है कि VF को हम लीनियर स्पेस तब कहेंगे जब V हो, मतलब जो V है, मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो। पहली शर्त है ये। हाँ, लीनियर स्पेस बनने के लिए कौन लीनियर स्पेस बनेगा, V लीनियर स्पेस बनेगा। किसके ऊपर लीनियर स्पेस बनेगा, F के ऊपर बनेगा। तो उसकी पहली शर्त है कि V जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और अबेलियन ग्रुप क्या होता है ये तो तुम लोगों को सेमिनार में मयंक ने अच्छे से समझा ही दिया था। ठीक है ना। प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होने का मतलब यह है कि जो V के अवयव हैं वो इन 5 कंडीशनों को पूरा करते हैं। कौन कौन सी 5? पहली होती है क्लोजर, है ना, क्लोजर एक्सियम। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में बता दूं, इसको कहते थे हिंदी में संवरक अभिग्रहित। मतलब V के जो अवयव हैं वो प्लस के रिस्पेक्ट में संवरक अभिग्रहित को या क्लोजर एक्सियम को संतुष्ट करें। दूसरा होता था एसोसिएटिव एक्सियम। ठीक, यानी कि सहचर अभिग्रहित। तो ये सहचर अभिग्रहित क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। किसके अंदर, V के अंदर। तीसरा होता था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। तो इसको बोलते थे तत्समक
अभिग्रहित, ठीक है ना, तत्समक अभिग्रहित। चौथा होता था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक इनवर्स, प्लस के रिस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट मतलब माइनस के साथ में वो अवयव होना चाहिए, यानी कि प्लस के रिस्पेक्ट में हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी वी के अंदर होना चाहिए। इसको बोलते थे हम लोग प्रतिलोम अभिग्रहित, ठीक है ना। और लास्ट होता था हमारे पास में कम्यूटेटिव एक्सियम, है ना, कम्यूटेटिव एक्सियम, या इंग्लिश हिंदी में इसको कहते थे क्या कहते हैं आपका क्रम विनिमय अभिग्रहित। तो अगर V जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में इन सभी को संतुष्ट करता है तो हम उसको अबेलियन ग्रुप कहते थे प्लस के रिस्पेक्ट में। तो V को लीनियर स्पेस बनने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि V जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो। दूसरा, V is closed under scalar multiplication, मतलब V जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए। दैट इज, इसका मतलब ये होता है, एक एलिमेंट ले लीजिए आप कोई भी, सपोज दैट आपने एक एलिमेंट ले लिया x, ये कहाँ का लिया, V का, एंड फॉर ऑल, और आपने एक एलिमेंट ले लिया कोई भी, सपोज दैट आपने A ले लिया कहाँ का, फील्ड का, है ना। देन x का आप A में गुणा करें या फिर A का आप x में गुणा करें, दिस मस्ट बी बिलोंग्स टू व्हाट, V। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x का A में या A का x में, दोनों बराबर ही होंगे, सिंपल सी बात है। और ये जो प्रोडक्ट है ये किस में आना चाहिए, V में आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि V इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है V and F satisfy following conditions। इन कंडीशंस को V और F जो है वो इन कंडीशंस को फॉलो करें। V और F का मतलब ये है कि V के एलिमेंट और F के एलिमेंट, पहली क्या है, दिस इज द 3.1। पहली ये है कि यदि आप किसी वेक्टर में, मतलब दो वेक्टर्स हैं x प्लस y, उनमें आप किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर होना चाहिए ax प्लस ay के, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स हैं ये, एंड फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f, ठीक है। ये पहली शर्त। 3.2 यानी दूसरी शर्त इसी में ही, कि यदि आप दो स्केलर्स में a और b दो स्केलर्स हैं और उसमें आप किसी वेक्टर का गुणा करें तो ये बराबर होना चाहिए किसके, ax प्लस bx के, है ना, ax प्लस bx के बराबर होना चाहिए फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू v एंड फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f, ठीक है। दूसरी शर्त हो गई है। तीसरी शर्त 3.3 कि यदि आप दो स्केलर्स के प्रोडक्ट में किसी वेक्टर का गुणा कर रहे हैं तो ये बराबर आना चाहिए a इंटू bx के, मतलब आप bx का, मतलब b का x में पहले मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसके आंसर में a का मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर आना चाहिए ab इंटू x के, ठीक है। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू v, सॉरी यहाँ पर b भी था, b भी कर लीजिए, एंड नॉट b, इट्स f, ठीक है ना। AB belongs to F and for all x belongs to V, एक तरह से। and the last one is कि आप इस इकाई अवयव में यदि किसी x का गुणा करें तो वो x के बराबर ही आ जाए, where 1 belongs to F, मतलब F क्या है, इकाई अवयव है, किसका, F का, for all x belongs to V।
तो यदि क्या कहते हैं बच्चों, कोई वेक्टर्स का सेट और फील्ड का सेट या फील्ड इन शर्तों का पालन करते हैं तो V को F के ऊपर एक लीनियर स्पेस कहा जाता है। आई रिपीट, V को F के ऊपर एक लीनियर स्पेस कहा जाता है और इसको संकेत VF से डिनोट किया जाता है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि if V and F satisfy above conditions, then V is called vector space. V is called vector space या फिर linear space over F and it is denoted by VF। शॉर्ट में उसको VF से डिनोट किया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो V है वो F के ऊपर वेक्टर स्पेस है या लीनियर स्पेस है। तो अभी ये बताओ कि तुम लोगों को ये समझ में आया कि लीनियर स्पेस क्या होता है या वेक्टर स्पेस क्या होता है। ये चीज क्लियर हो गई? चलो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आता हूँ अगली डेफिनेशन पे, यानी कि नॉर्म ऑन अ लीनियर स्पेस, यानी किसी भी लीनियर स्पेस के ऊपर नॉर्म जो है वो वास्तव में होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको उसके विषय में बताता हूँ। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नॉर्म ऑन अ लीनियर स्पेस। ठीक, अब लुक एट दैट, लेट VF, बल्कि VF की जगह पर अब एक सिंबल में यूज करने लगता हूँ, लेट XF, है ना, क्योंकि ज़्यादातर अब यहाँ पर XF वर्ड यूज करा जाएगा। X मतलब तुम बुक पढ़ोगे तो उसमें लीनियर स्पेस को X से डिनोट करा गया है। तो लेट XF बी अ लीनियर स्पेस, है ना, ये एक लीनियर स्पेस है। then a real valued function, एक रियल वैल्यूड फंक्शन, कौन? रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन x, दैट इज एक रियल वैल्यूड फंक्शन हमने लिया है कुछ इस तरह का, है ना, वो मतलब ऐसा है, सच दैट, जो कि x से r पर है। ठीक है, डिफाइन ऑन x, define on x, defined on x such that for any x comma y belongs to x and for all a belongs to F, और सारे के सारे जो A हैं वो किस में हैं? F में हैं। ठीक है, नंबर वन पहली शर्त क्या है कि नॉर्म ऑफ जो x है, x किसका एलिमेंट है? x का, यानी कि लीनियर स्पेस का। सो नॉर्म ऑफ x है वो ज़ीरो तभी होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ जो x है वो एक ज़ीरो वेक्टर हो। ये पहली शर्त होती है किसके लिए? नॉर्म के लिए, कि अगर आप ये कह रहे हो कि किसी वेक्टर का नॉर्म जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो वेक्टर है वही ज़ीरो है। ठीक है, नंबर टू नॉर्म ऑफ x प्लस वाई जो है वो हमेशा छोटा या बराबर होता है नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y के। ठीक है, ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त जो है वो है कि नॉर्म ऑफ ax मतलब एक स्केलर और एक वेक्टर का प्रोडक्ट और उसका नॉर्म, तो ये बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ a इंटू नॉर्म ऑफ x, है ना।
और ये जो पहली वाली शर्त है इसमें एक कंडीशन और जुड़ जाती है, वो शर्त ये रहती है कि फॉर ऑल x नॉट इक्वल्स टू 0 implies norm of x is always greater than equal 0, ठीक है ना, राइट मतलब इट इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि अगर x 0 नहीं है तो उसका जो नॉर्म है वो हमेशा ही क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये बच्चों है क्या नॉर्म की परिभाषा कि लेट f x f be a linear space then a real valued function on x, this one defined on x such that for any x y belongs to x and for all a belongs to f, और इन शर्तों का वो पालन कर रहा है, then if norm, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए, called norm on x if satisfy following conditions then it is called norm on linear space x, ठीक। तो अगर कोई इस तरह का रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि x से रियल नंबर्स पे डिफाइन किया गया है बच्चों, अगर वो इन शर्तों को, इन 3 शर्तों को पूरा करता है तो उसको क्या कहा जाता है, नॉर्म कहा जाता है। किसके ऊपर, x के ऊपर। तो ये है नॉर्म की परिभाषा बच्चों। किसकी परिभाषा है ये नॉर्म की परिभाषा है। तो अब ये बताइए कि ये जो नॉर्म की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी, ये आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। बाकी बच्चों की क्या स्थिति है? पक्का? ओके, राइट। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से कुछ रिमार्क निकल के आते हैं। ये जो नॉर्म की परिभाषा आपने लिखी ना, तो भाई इन कंडीशंस को अगर कोई फंक्शन पूरा करता है, ये जिसको फंक्शन मतलब कुछ नॉर्म ही है बस, और कुछ भी नहीं है, तो इन कंडीशंस को पूरा करने वाला जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, नॉर्म कहलाता है, ठीक है ना। और उसे क्या कहते हैं, नॉर्म ऑन लीनियर स्पेस एक्स कहते हैं। ये तो ठीक है नॉर्म की परिभाषा। अब इस नॉर्म से कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं, है ना। रिमार्क नंबर 1, फ्रॉम थर्ड। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या निष्कर्ष निकलता है फ्रॉम थर्ड से ये निष्कर्ष निकलता है कि इफ वी टेक a इज इक्वल्स टू -1, अगर इसमें हम a की जगह -1 ले लें तो नॉर्म ऑफ -x इज इक्वल्स टू -1 का मॉड्यूलस इनटू नॉर्म ऑफ x, मतलब -1 का मॉड्यूलस +1 होता है, तुम जानते हो। तो दिस इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नेगेटिव वेक्टर का जो नॉर्म है वो भी पॉजिटिव, उसी वेक्टर का जो पॉजिटिव पार्ट है उसके नॉर्म के बराबर होता है। मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी से एक और निष्कर्ष निकलता है ऑल्सो। क्या निष्कर्ष निकलता है कि नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई। अब देखना x माइनस वाई एक वेक्टर है वास्तव में, है ना। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके y माइनस एक्स, ठीक है। एक मिनट, ये क्या 2 लाइनें खींचने में बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो कभी ब्रैकेट बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। तो ये हो गया, आपने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नॉर्म ऑफ -1 इंटू में y माइनस एक्स। अब इसमें वो तीसरी वाली शर्त लगा दो कि अगर किसी वेक्टर में कोई स्केलर -1 मल्टीप्लाई होता है तो ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -1 का मॉड्यूलस इनटू में नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स। तो ये तो +1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स। ओके, ठीक, ये इसके बराबर होता है। ओके 1 मिनट, एक यहाँ पे गलती हो गई है, इसको सही कर लीजिएगा। ये जो नॉर्म की मैं परिभाषा आपको लिखवा रहा था, तो इसमें जो तीसरी कंडीशन है उसमें जो लेस देन इक्वल लगा दिया है, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। इट इज़ नॉट लेस देन इक्वल, इट इज़ इक्वल। ये बराबर होता है दोनों के बीच में।
अन्यथा आप सोच रहे होंगे कि सर थर्ड कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, बार बार बराबर इक्वल का साइन तो यूज़ करे जा रहे हैं, जबकि वो लेस देन लिख रखा है उन्होंने। तो इट इज़ नॉट लेस देन इक्वल, इट इज़ इक्वल। इसको आप सही कर लीजिएगा बच्चों अपने स्तर पर। तो ये बच्चों आपको थर्ड से क्या मिले, कुछ रिजल्ट्स मिले, राइट। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब ये जो पहला वाला है वो ये कह रहा है कि अगर x 0 है तो नॉर्म ऑफ x जो है वो 0 होगा। तो अगर आपको इसे प्रूफ करना पड़ जाए तो आप इसी में ही थर्ड कंडीशन यूज़ कर लेंगे, है ना। थर्ड कंडीशन कैसे, अगेन ध्यान दीजिएगा कि नॉर्म ऑफ a इंटू एक्स बराबर क्या है आपका, ये है मॉड्यूलस ऑफ a इंटू में नॉर्म ऑफ x के। यदि आप इसमें पुट a इज इक्वल्स टू 0, अगर आप इसमें a इज इक्वल्स टू 0 रख दें तो a इंटू एक्स यानी कि 0 इंटू एक्स ये बराबर हो जाता है 0। ये किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट कि ये 0 इंटू एक्स बराबर बच्चों दिस इज द 0 वेक्टर, है ना। ये इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, वास्तव में ये 0 वेक्टर है ना, दिस इज द 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर का जो नॉर्म है, इट इज द 0 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 का मॉड्यूलस इनटू x का नॉर्म। तो 0 का मॉड्यूलस 0 हो जाता है तो ये पूरे को 0 कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 वेक्टर का जो नॉर्म है वो 0 के बराबर ही होता है, ठीक है। एक और रिजल्ट निकल आया यहाँ से। अच्छा, एक और रिजल्ट निकलता है किससे, थर्ड कंडीशन। तो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस 2 या रिमार्क 2 फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। तो जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या कहती है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, ये इसके बराबर होता है, ये कहता है ये, है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यदि हम इसमें क्या कर दें, x की जगह पर लिख देते हैं y की जगह पर लिख देते हैं हम इसमें -x। तो सपोज दैट पुट y इज इक्वल्स टू -x। तो y इज इक्वल्स टू अगर -x लिख देंगे तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ x प्लस -x इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ -x। अभी हम पढ़ के आए कि नॉर्म ऑफ -x बराबर प्लस x के बराबर ही होता है। तो ये दोनों तो मिलके हो जाएंगे नॉर्म ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ x और प्लस में नॉर्म ऑफ x। तो ये तो हो जाएगा बच्चों नॉर्म ऑफ 0 तो 0 होता है ना, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 नॉर्म ऑफ x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट कि नॉर्म ऑफ x जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता है किसी भी वेक्टर के लिए, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो ये हो गई बच्चों नॉर्म की परिभाषा और उससे संबंधित कुछ बातें। इसको या कोई क्वेश्चन मत समझिएगा बच्चों, ये केवल अपने समझने के लिए है कि हाँ भाई ये ऐसे भी हो सकता है, ये वैसे भी हो सकता है, नॉर्म में हम ये चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये उससे कुछ कॉन्सिक्वेंस हैं, जैसे कहीं पर जैसे मान लो कि डायरेक्ट उन्होंने ऐसा लिख दिया है ना, ये कहीं पर उन्होंने मॉड्यूलस नॉर्म ऑफ -x इज इक्वल्स टू डायरेक्ट नॉर्म ऑफ प्लस x लिख दिया। तो तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया ये कैसे आ गया, है ना, इसलिए ये चीज़ हमने यहाँ पे समझाई। उसी तरह से अगर कहीं पे नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू उन्होंने नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स लिख दिया, तो तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से लिख दिया, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसी प्रकार वो नॉर्म ऑफ 0 वेक्टर बराबर 0 लिख देंगे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि भैया ये कहाँ से लिख दिया। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पहले डिस्कस कर ली थी कि नॉर्म ऑफ x जो है किसी भी वेक्टर के लिए वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, इट इज़ नॉट अ नेगेटिव फंक्शन या नेगेटिव वैल्यू, वो चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि भाई कोई भी जो नॉर्म होता है वास्तव में एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, और वो भी पॉजिटिव रियल वैल्यूड फंक्शन, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये चीज़ यहाँ पर अभी क्लियर हो गई है। इट इज़ ऑलवेज अ रियल वैल्यूड फंक्शन और साथ में
पॉजिटिव रियल वैल्यूड फंक्शन, ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, ये निष्कर्ष से हमने निकाल लिया, इसलिए पहले इसको पॉजिटिव रियल वैल्यूड फंक्शन का। तो ये पॉजिटिव रियल वैल्यूड फंक्शन जो इन शर्तों को पालन करता है उसको हम कहते हैं नॉर्म। किसके ऊपर? x के ऊपर, ठीक है। अब जब हमें लीनियर स्पेस के विषय में जानकारी मिल गई, लीनियर स्पेस के ऊपर कोई भी नॉर्म कैसे डिफाइन किया जाता है ये हमें पता चल गया, तब उसके बाद में हम लोग अब डेफिनेशन पढ़ेंगे किसकी? नाउ वी आर मूविंग टू द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की, लीनियर स्पेस की, है ना। तो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की अब जो परिभाषा है वो कुछ भी नहीं बच्चों, अब लॉलीपॉप बन गई है ना, इट इज़ ओके, इट्स वेरी फाइन। तो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की जो परिभाषा है अब वो हम लोग देने की स्थिति में हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a normed linear space. A normed linear space is a linear space with a norm, जिसको कि हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं with a norm, ठीक, दैट्स ऑल। मतलब कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज अ लीनियर स्पेस विथ नॉर्म, दैट इज व्हेन अ लीनियर स्पेस acubed with norm, with a norm, that is एक स्पेस है, लीनियर स्पेस है, साथ में उसमें एक नॉर्म भी डिफाइन किया हुआ है। तो एक लीनियर स्पेस विथ अ नॉर्म is called normed linear space। तो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। दीपांशी और बाकी जो बच्चे हैं क्लास में, उनको समझ में आया कि नहीं? सोनम, मयंक नहीं, रोमी, प्रतिभा, अदिति, बाकी बच्चों को आ रहा है कि नहीं कुछ समझ में? ये पेपर पूरा थ्योरी है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से समझ के चलना। बहुत थ्योरम्स पढ़नी है इसमें, अभी तो केवल एक डेफिनेशन बताई है मैंने, ठीक है। चलिए, तो ये एक डेफिनेशन हो गई किसकी? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की ना। हाँ भाई, ये एडवांस फंक्शनल एनालिसिस पढ़ने के लिए फंक्शनल एनालिसिस का पेपर अच्छा और मजबूत होना आवश्यक है। तो भाई ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की मैंने बच्चों आपको यहाँ पे परिभाषा बताई। अब मैं आपको नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है। बट एग्जांपल से पहले मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन बताना चाहूँगा जिसका नाम है पी नॉर्म, ठीक है ना। एक डेफिनेशन के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस इज द पी नॉर्म। ये पी नॉर्म क्या होता है इसको अपन लोग समझ लेते हैं। तो a p norm is a real valued function, this one such that x to r पर डिफाइन है, defined on x such that, और इस तरह से डिफाइन किया जाता है, मतलब उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? वही जो अपन लोगों ने अभी पढ़ी कि नॉर्म ऑफ x अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि x बराबर 0 होगा, इफ़ एंड ओनली इफ में, है ना। ऊपर वाला भी इफ़ एंड ओनली इफ में था, मैंने इफ़ एंड ओनली इफ में लिखा था ना, उसको भी चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा ना हो मैंने इफ, हाँ यस, इफ़ एंड ओनली इफ, ठीक है, ओके यस। एंड द सेकेंड वन इज के नॉर्म ऑफ x
norm of x plus y is less than equal norm of x plus norm of y, एंड द थर्ड वन इज कि ये एक्चुअल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या, कि नॉर्म ऑफ लैम्डा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा मॉड्यूलस की पावर p, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, x मतलब कि कोई भी जो नॉर्म है वो p नॉर्म कहलाता है यदि दो शर्तें तो ठीक है नॉर्म के जैसी ही हैं, तीसरी शर्त में ये हो जाता है कि नॉर्म ऑफ लैम्डा एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ p की पावर, मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा की पावर p इनटू में नॉर्म ऑफ x, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो अगर कोई भी जो नॉर्म है वो इस शर्त का पालन करता है तो उसको हम लोग p नॉर्म कहते हैं, और ऐसी स्थिति में जो नॉर्म है, ठीक है ना, जो जिस स्पेस के ऊपर ये डिफाइन किया गया है उसको हम लोग p नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, इन दिस केस x is called p normed linear space कहलाता है। चलो बच्चों, ये तो हो गई किसकी डेफिनेशन, ये तो हो गई नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की डेफिनेशन। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के, है ना, सम एग्जांपल्स ऑफ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, या कुछ नॉर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं नॉर्म्ड क्या कहते हैं, लीनियर स्पेसेस पे, ठीक है। तो जैसे पहला एग्जांपल है कि जो r रेज़ टू द पावर n है, r रेज़ टू द पावर n इज़ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, शॉर्ट में NLS, यानी कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो NLS जो है वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होता है, इज अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस where norm is defined by norm of x is equals to, मतलब r की पावर n एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है और उसके ऊपर नॉर्म जो है बच्चों वो कैसे डिफाइन होता है वो समझिएगा। समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinite मॉड्यूलस ऑफ x n होना चाहिए यहाँ पे, नॉट xk, बिकॉज आप समेशन ले रहे हैं n इज इक्वल्स टू 1 to n, तो इट्स मॉड्यूलस ऑफ x n रेस होल स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2, ठीक है। ये होता है नॉर्म डिफाइन करने का तरीका किसी भी Rn लीनियर स्पेस के ऊपर। Rn का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा x वो हमेशा इस रूप में होगा, x1 x2 x3 डैश डैश xn, मतलब n टपल के फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नॉर्म ऑफ x आप बनाएंगे दिस इज इक्वल्स टू आप इन सभी का क्या करिए, इन सभी का जैसे x1 का मॉड्यूलस उसका स्क्वायर प्लस x2 का मॉड्यूलस उसका स्क्वायर प्लस डैश डैश, ऐसे सभी xn का मॉड्यूलस उसका स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2। तो जो Rn लीनियर स्पेस होता है यानी कि n डायमेंशनल रियल स्पेस जो होता है, ये जो Rn है बच्चों वो और कुछ भी नहीं है, इट्स अ n डायमेंशनल रियल स्पेस है, ठीक है ना। जैसे तुम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी पढ़ रखे होंगे, जैसे एक एग्जाम्पल इसी में ही एग्जाम्पल में बता देता हूँ, जैसे कि r स्क्वायर होता है। तो r स्क्वायर क्या होता है, r स्क्वायर होता है जिसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं ना वो x, y के रूप में लिखा जाते हैं, मतलब कि टपल के फॉर्म में, दो टपल होते हैं, उसमें दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहाँ पर x और y जो होते हैं वो रियल होते हैं। तो ये r स्क्वायर का जो एलिमेंट होता है वो इस तरह से होता है, पता है भी तुम्हें कि xy प्लेन पे कोई भी जो एलिमेंट होता है उसको इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, लाइक दैट, x, y के फॉर्म में। तो जब r स्क्वायर के ऊपर तुम नॉर्म डिफाइन करोगे ना, सपोज दैट तुम्हारे पास में जो x एलिमेंट है वो x1, x2 के फॉर्म में है, 2 डायमेंशनल स्पेस
का एलिमेंट है ये। तो इसका जब नॉर्म डिफाइन करोगे, यानी कि नॉर्म ऑफ x1 x2 ब्रैकेट, तो दिस इज इक्वल्स टू, एक तरह से ये ऐसे आएगा, मॉड्यूलस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ x2 का स्क्वायर एंड पूरे की पावर 1/2। वो एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि दिस इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, क्योंकि किसी भी नंबर का जो जिसे कहें हम लोग क्या जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव ही होता है, तो आप उसके ऊपर मॉड्यूलस लगाओ चाहे ना लगाओ कोई इशू नहीं है। तो 2 डायमेंशनल स्पेस के ऊपर नॉर्म इस तरह से डिफाइन किया जाता है बच्चों, और nth डायमेंशनल स्पेस के ऊपर जो नॉर्म है वो इस तरह से, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि हम किसी, एक मिनट, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, अब आ जाते हैं अपन लोग दूसरे एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नई चीज़ है। मान लीजिए कि जो P है वो P जो है वो इनफाइनाइट और 1 के बीच में है। ठीक है, बढ़िया है। तो जो LP होता है ना, LP इज अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, है ना। तो जो LP होता है वो भी क्या होता है, एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होता है ना। LP का मतलब ये है कि ये एक ऐसा स्पेस है जिसपे ऊपर जो नॉर्म है वो वास्तव में P नॉर्म है और कुछ भी नहीं है। क्या है, P नॉर्म है। ठीक, LP का मतलब और कुछ भी नहीं, लीनियर स्पेस है लेकिन उसके ऊपर P नॉर्म डिफाइन किया गया है। तो ये भी एक नॉर्म होता है, मतलब एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होता है विथ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस विथ द नॉर्म, इस पे जो नॉर्म होता है विद द नॉर्म डिफाइंड बाय, इसके ऊपर जो नॉर्म डिफाइन होता है वो इस तरह से, नॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ k मॉड्यूलस ऑफ एक्स के रेस्ट टू दी पावर, एक्चुअल में यहाँ पर p आ जाती है बच्चों, दैट इज इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर रेस्ट टू दी पावर p आ जाती है और पूरे की पावर आती है 1/p। पूरे की पावर क्या आती है बच्चों, 1/p आती है। जबकि जो रियल यानी कि Rn लीनियर स्पेस था उसमें जो नॉर्म डिफाइन किया गया था वो स्क्वायर के फॉर्म में डिफाइन किया गया था। ठीक है, जबकि जो LP स्पेस होता है उसमें जो नॉर्म होता है, एक्चुअल में LP स्पेस इज नथिंग, उस पर जो नॉर्म आपने डिफाइन करा है दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो उसमें जो नॉर्म डिफाइन किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है, दैट्स वाई इट इज डिनोटेड बाय LP, मतलब उस पर P नॉर्म डिफाइन किया गया, दैट्स वाई उसका सिंबल जो है वो LP है और वो एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है जहाँ पर उसके अंदर के किसी भी एलिमेंट के जो नॉर्म है वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ओके। एंड फॉर, भाई ये तो आपने क्या करा, ये तो आपने नॉर्म डिफाइन किया किसके लिए, LP स्पेस के लिए, जब P 1 से इनफाइनाइट में था। बट इफ P लाइज बिटवीन 1 एंड 0, लेकिन अगर जो P है, एक मिनट यहाँ पर, बट इफ P लाइज बिटवीन 1 एंड 0, मतलब 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा, इक्वल में तो ऊपर वाला आ जाएगा, 1 से छोटा हो, तो ऐसी स्थिति में LP इज P नॉर्म्ड स्पेस। तो ये P नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कहलाएगा with P norm defined by norm of x is equals to summation k and x k rest to the power p, मतलब वो whole rest to the power p जो है वो यहाँ से हट जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग LP, ये भी एक P नॉर्म्ड स्पेस है लेकिन इसमें P जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो उस केस में हम लोग इसमें किसी भी वेक्टर का फॉर ऑल x बिलोंग्स टू LP, किसी भी वेक्टर का जो के ऊपर जो नॉर्म है
वो इस तरह से डिफाइन करते हैं। और भी कई सारे स्पेसेस होते हैं जिनके ऊपर नॉर्म हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं बच्चों, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास में सी है ना। सी मतलब कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सी एक मिनट, बस ठीक है, ये दो ही काफ़ी हैं एग्जांपल्स। बाकी और एग्जांपल्स जो हैं वो आपकी पुस्तक में दिए हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं कि अलग अलग जो स्पेसेस होते हैं, स्पेसेस मतलब कुछ भी नहीं बच्चों, इट्स अ सेट ऑफ वेक्टर्स। वो 2 डायमेंशनल स्पेस हो सकता है, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट हो सकता है, या फिर कोई इंटरवल भी हो सकता है कि आपने किसी इंटरवल के ऊपर क्या डिफाइन कर लिया है, एक इंटरवल ले लिया और उसके ऊपर कोई फंक्शन डिफाइन कर लिया और उसको आपने नॉर्म कह दिया, तो वो भी हो सकता है। तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग चाहें तो अपनी पुस्तक में जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को ये समझाया कि लीनियर स्पेस क्या होता है, नॉर्म क्या होता है, और किसी भी लीनियर स्पेस पे जब नॉर्म डिफाइन कर लिया जाता है तो ये दोनों मिलके एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बन जाते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको कुछ नॉर्म के एग्जाम्पल्स भी बताए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरम्स का सिलसिला शुरू करेंगे, मतलब थ्योरम्स पढ़ना शुरू करेंगे इस नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के ऊपर, जो कि वास्तव में भाई ये तो नॉर्म के एग्जाम्पल बताए, अब मैंने आप लोगों को नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के ऊपर जो थ्योरम्स हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं।